हेलो क्लास 12। आज हम कंप्लीट करते हैं आपकी विस्तास बुक का आखिरी चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ओके, तो चलिए लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, सो ये जो चैप्टर है इसमें दो पार्ट्स एंड दोनों पार्ट्स के अंदर हम बात करने वाले हैं दो ऐसी वुमेन जो बिलोंग करती थी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से, यानी बैकवर्ड कम्युनिटीज और ट्राइब्स से, जो अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करती हैं कि कैसे बीइंग फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज उनके लिए डिफिकल्ट था मेन स्ट्रीम कल्चर के साथ कदम से कदम मिला के चलना। तो जो पहली स्टोरी है वो एक अमेरिकन इंडियन वुमेन की है। अब यहाँ पे अमेरिकन इंडियन सुन के ये मत सोचना कि ये वो लोग हैं जिनका इंडियन ओरिजिन है पर अमेरिका जाके रह रहे हैं, नहीं। अमेरिकन इंडियन इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू द नेटिव अमेरिकन्स। नेटिव अमेरिकन्स जो अमेरिका के ही जन्मे लोग हैं लेकिन बैकवर्ड एरियाज में रहते थे, बैकवर्ड कम्युनिटीज में रहते थे और उन्हें मेन अमेरिकन कल्चर और मेन अमेरिकन लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने में बहुत टाइम लगा। ठीक है, यहाँ पे नेटिव अमेरिकन या अमेरिकन इंडियन का मतलब सेम रहने वाला है। एंड दूसरी कहानी है एक कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर की, वो एक्चुअली इंडियन स्टोरी है। तो हम ये दोनों अकाउंट्स को पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहले पार्ट की, विच इज कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जो एक ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस है ऑफ जितकला सा। जितकला सा का असली नाम था गेर्ट्रूड सिमोन्स बोनिन, जिनका जन्म हुआ था 1876 में। वो एक बहुत ही शानदार, टैलेंटेड, पढ़ी लिखी नेटिव अमेरिकन वुमेन थी। उनका जन्म हुआ डकोटा नाम के एक एरिया में, जो एक बहुत ही बैकवर्ड और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी थी अमेरिका के अंदर। उनकी लैंग्वेज थी डकोटा लैंग्वेज एंड वो एक रिजर्वेशन वाले एरिया में रह रही थी एंड वहाँ के जो कल्चर और लाइफस्टाइल था बहुत अलग था। ठीक है, एंड इसीलिए जब अमेरिकन्स के साथ एसिमिलेट होने की चाह में वो घर से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में गई ताकि अमेरिकन कल्चर समझ पाए, लाइफ में कुछ आगे कर पाए, पढ़ लिख पाए, क्योंकि जिस एरिया में वो रहती थी वहाँ तो स्कूल्स भी नहीं हुआ करते थे। तो उस होप से वो चली तो गई बोर्डिंग स्कूल, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने बहुत स्ट्रगल फेस किया क्योंकि ना लैंग्वेज समझ आती थी ना अमेरिकन लाइफस्टाइल। बट ओवर टाइम उन्होंने जीत पाई एक ऐसे टाइम में जहां बहुत ज्यादा प्रेजुडिस प्रिवेल करता था टूवर्ड्स द नेटिव अमेरिकन कल्चर। अब क्योंकि वो लोग बैकवर्ड है, उनकी लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, तो जो मेन स्ट्रीम अमेरिकन थे उनको अलग तरीके से देखते थे, राइट। एंड इसी वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता था। बट एज अ राइटर जितकला सा, उन्होंने जो अपना पेन नेम रखा, उन्होंने लिखना शुरू किया क्रिटिसाइजिंग द कार्लिल इंडियन स्कूल, वही बोर्डिंग स्कूल जहाँ वो गई थी एक अच्छी पढ़ाई की चाह में, लेकिन उन्होंने फेस किया बहुत बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन टूवर्ड्स द नेटिव अमेरिकन्स। उन लोगों को मजबूर कर दिया जाता था कि अगर तुम्हें पढ़ना लिखना है, तुम्हें मेन स्ट्रीम अमेरिकन कल्चर के हिसाब से ही सब करना पड़ेगा और अपना पुराना कल्चर, जिस कल्चर में तुम जन्मे हो, तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सो कहा जाता है कार्लिल इंडियन स्कूल का मोटिव ही था टू किल द नेटिव अमेरिकन कल्चर, व्हिच वाज सो रॉन्ग। उनके जो वर्क्स थे वो क्रिटिसाइज करते थे डॉगमा। डॉगमा इज द सेट ऑफ वैल्यूज और प्रिंसिपल्स जो तुम सच मानते हो। ठीक है, तो वो डॉगमा के खिलाफ लिखती थी और उनकी लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमेन, उन्होंने पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी अगेंस्ट द इविल्स ऑफ ऑपरेशन। जो उन्होंने सहा वो नहीं चाहती थी आगे वाली जनरेशन भी वही सहे। तो इसीलिए उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट में एक ऐसा इंसिडेंट शेयर किया जो वो चाहती हैं कि लोगों के साथ एटलीस्ट बचपन में ये सब ना हो। क्या था वो, चलिए जानते हैं। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वाज अ बिटर कोल्ड वन। अब ये लैंड ऑफ एप्पल्स क्या है? यूएस की उस स्टेट पेंसिल्वेनिया को रेफर करने का एक तरीका जहां पर कार्लिल इंडियन स्कूल सेटअप था, वो बोर्डिंग स्कूल जहां जितकला सा आई थी। तो उनका पहला दिन उस स्कूल के अंदर बहुत ही अजीब सा था, क्योंकि एक तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, उन्हें आदत नहीं थी ऐसे मौसम में रहने की। दूसरा, वहाँ का कल्चर उन्हें समझ नहीं आ रहा था पहले ही दिन। फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड और ट्रीज लीफलेस थे, बेयर एकदम। एक बड़ी
घंटी बजी फॉर ब्रेकफास्ट। उसकी जो लाउड मेटालिक वॉइस थी ना, एकदम सर बजा दिया उसने तो। जो अनोइंग क्लैटर शुरू हुई फिर शूज की ऑन बेयर फ्लोर्स, ओ गॉड, सब लोग वो बेल बजते जैसे उन्हें कुछ हो गया, इधर उधर भाग रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। द कांस्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue। अब जितकला सा के लिए तो इंग्लिश लैंग्वेज एक फॉरेन लैंग्वेज है, उन्हें नहीं आती वो अच्छे से। तो जब वो आसपास हर किसी को देख रही है कि हर कोई बस इधर उधर भाग रहा है, रेडी हो रहा है और एक दूसरे से इंग्लिश में कुछ ना कुछ कह रहा है, तो जितकला सा के लिए इट बिकेम अ बेडलैंड विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड। मैं तो भाई फंस गई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे करूं, किससे पूछूं क्या करना है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कैसे बात करनी है। एंड दो माई स्पिरिट tore itself in struggling for its lost freedom, all was useless। मैं घर से जिद करके आ तो गई पढ़ाई की चाह में इस बोर्डिंग स्कूल में, पर पहले ही दिन मेरा वो खोया हुआ फ्रीडम मुझे बहुत ज्यादा यूजलेस फील करा रहा है। ऐसा फील करा रहा है कि क्या इस सब के लिए मैं यहाँ आई थी, घर से इतना दूर, अपनी माँ से इतना दूर। नहीं यार, कहाँ फंस गई हूँ मैं। A pale faced woman with white hair came up after us। अब इतने में मेरा ध्यान गया कि एक डल सी दिखने वाली चेहरे के साथ एक लेडी जिसके सफेद बाल है वो हम सबके पीछे पड़ी है। We were placed in a line of girls who were marching into the dining room। हम सबको बोल दिया गया कि लाइन लगाओ डाइनिंग रूम में जाने के लिए। और हम सब थे इंडियन गर्ल्स। इंडियन अगेन कौन? नेटिव अमेरिकन। ठीक है, हम सब थे इंडियन गर्ल्स या नेटिव अमेरिकन गर्ल्स इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस। एकदम टाइट शूज और टाइट यूनिफॉर्म हमें पहनने के लिए बोला गया। छोटी छोटी लड़कियों को स्लीव एप्रन्स दिए गए एंड सबके शिंगल्ड हेयर थे। शिंगल्ड हेयर और लाइक बॉब कट हेयर, कान तक के बस लेंथ वालों की। As I walked noiselessly in my soft moccasins, I felt like sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulders। अब क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैं लाइन में ब्लैंकेट ओढ़ के ही आ गई थी, बट वो ब्लैंकेट मुझसे छीन लिया गया। मैंने जो सॉफ्ट मोकैसिन्स पहने थे, मोकैसिन्स आर अ टाइप ऑफ फुटवेयर, उनसे बिल्कुल शोर नहीं हो रहा था, फिर भी वो मुझसे छीन लिए गए और मुझे शूज दे दिए। मैं आसपास अपने खड़ी इंडियन गर्ल्स को देख रही हूँ, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कितनी खराब लग रही है वो। दे वर मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई इन दोस टाइट फिटिंग क्लोथ्स। उन टाइट फिटिंग क्लोथ्स में वो बस खड़ी है वहां, कोई कुछ नहीं कह रहा है। उन्हें दिक्कत हो रही है इस तरह के टाइट कपड़ों में, बस ऑर्डर्स फॉलो किए जा रहे हैं सब, पता नहीं क्या हो रहा है। While we marched in, the boys entered at an opposite door। अब हम मार्च इन कर ही रहे थे कि सामने से हमने बॉयज को आते हुए देखा। I watched for the three young braves who came in our party। अब इतने में उनमें से 3 लोग शायद जो हेड्स की पोजीशन या मॉनिटर्स की पोजीशन पे होंगे, वो हमारी लाइंस की तरफ आए। I spied them in the rear ranks, looking as uncomfortable as I felt। अब मुझे बुरा लग रहा है यार, उन सबके पास रैंक्स है और वो रैंक्स उन्हें अथॉरिटी पोजीशन ऑफ पावर में रख रही है, और हम, मेरी तो शक्ल पे ही वो डिस्कम्फर्ट दिख रहा था जैसा मैं महसूस कर रही थी। बट खैर, अब वहां पे डाइनिंग रूम के अंदर हम सब लाइन लगा के खड़े हैं टेबल्स और चेयर के पास। अब मुझे लगा बस बैठ के खाना खाएंगे सब, लेकिन वहां पे ब्रेकफास्ट का भी एक अजीब फॉर्मूला फॉलो होता था। देखते हैं क्या। पहले एक स्मॉल बेल टैप की गई, उस बेल के टैप होते ही सबने चेयर को ड्रॉ किया फ्रॉम अंडर द टेबल। अब मुझे लगा चेयर पुल आउट कर ही ली है तो उसका मतलब बैठना ही होगा, तो मैंने भी पुल आउट करी चेयर और एट वंस आई स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड। बट जब मैं चेयर पे बैठ गई और मैंने इधर उधर देखा, आई रियलाइज आई सिर्फ मैं ही बैठी हूँ एंड बाकी सब खड़े हुए। तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो बहुत एम्बैरेसिंग था। अब मैं उठने ही वाली थी लुकिंग शाइली अराउंड कि भाई हर कोई खड़ा है और मैं बैठी हूँ, दूसरी बेल बजी और दूसरी बेल के बजते सब बैठ गए।
एंड मेरे को फटाफट उठ के बैठना पड़ा। आई वॉज वेरी एम्बेरस्ड। आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल। अब ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है ना, आप कहीं हो और अचानक से एक आवाज आए तो आपकी नजर उस आवाज को फॉलो करेगी, राइट? तो मेरे साथ भी वही हुआ। मेरे को एक आदमी की आवाज आई कि वो कुछ कह रहा है एंड मैं देखने लगी कहाँ से वो आवाज आ रही। बट फिर मैंने रियलाइज करा बाकी सबका सर एक तरफ था, अपनी प्लेट्स की तरफ, कोई इधर उधर नहीं देख रहा। अब मैंने वो लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स देखी और मैंने देखा कि वही पेल फेस वुमेन अब मुझे घूर रही। इमीडिएटली आई ड्रॉप माई आईज, मैंने उससे नजर मिलाना रोका एंड सोचने लगी कि भाई ऐसा क्या कर दिया मैंने कि वो मुझे घूरे ही जा रही है। वो आदमी का बोलना बंद हुआ एंड फिर एक तीसरी बेल बजी। तीसरी बेल बजने के बाद सबने अपना नाइफ और फोक उठाया और खाना खाने लगे और मैं रोने लगी क्योंकि अब तक मैं डर चुकी थी कि अब मैं और कुछ गड़बड़ ना कर दूं। तो ये ईटिंग फॉर्मूला ही उस दिन का सबसे टफ चीज नहीं था। लेट इन द मॉर्निंग, यानी लगभग दोपहर होने ही वाली थी, जब मेरी दोस्त जुडविन मेरे पास आई और मुझे एक डरावनी बात उसने बताई। जुडविन को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी एंड उसने उसी पेल फेस वुमेन को जो सुबह से मुझे घूरी जा रही है बोलते हुए सुना था कि वो सब प्लान कर रहे हैं हम सब नेटिव अमेरिकन के लंबे हेवी बाल काटने का। एंड मैं एकदम शॉक हो गई कि ऐसा क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है हमारे बालों में, क्यों काटने हैं तुम्हें हमारे बाल? हमारे डकोटा में हमारी मदर्स ने हमें सिखाया है कि सिर्फ अनस्किल्ड वॉरियर्स जिनको कैप्चर कर लिया जाता है उनके बालों को शिंगल किया जाता है। सो ऐसे लगते हैं कुछ शिंगल्ड हेयर, एकदम छोटे छोटे। अमंग आर पीपल यानी नेटिव अमेरिकन के बीच शॉर्ट हेयर वो लोग पहनते हैं जो मोर्न कर रहे हो, जो दुख मना रहे हो, एंड शिंगल्ड हेयर डरपोक लोग। तो उनके कल्चर के हिसाब से तो छोटे बाल होना एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत गलत चीज है। लेकिन फिर भी ये स्कूल वाले क्यों क्यों हम नेटिव अमेरिकन को हमारे कल्चर के हिसाब से लंबे बाल रखने नहीं दे रहे? क्यों हमें फोर्स कर रहे हैं, या यूं कहूं क्यों फोर्सफुली हमारे बाल काटने की जिद उन्होंने ठान ली? तो मैं और जुडविन इस बारे में बात कर ही रहे थे कि जुडविन कहती है वी हैव टू सबमिट, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी बिकॉज दे आर स्ट्रांग, वो लोग स्ट्रांग है। तो मैंने रिबेल किया और मैंने कहा नहीं, आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, मैं लड़ूंगी, मैं आवाज उठाऊंगी क्योंकि ये चीज गलत है। क्या पता वो लोग मान जाए, मुझे दिख रहा था उस चीज के होने की चांसेस कम थे, बट एटलीस्ट मुझे तो पता है कि मैंने ट्राई किया, मुझे मेरे बाल नहीं कटवाने। सो इस थॉट के साथ मेरे दिमाग में एक आइडिया है। जितकला सा कह रही, मैंने अपना चांस लिया एंड जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था मैं गायब हो गई वहां से। मैं सीढ़ियां चढ़ के एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज, अब क्योंकि मेरे मोकैसन्स तो उन्होंने ले लिए थे और उन शूज में जरा सा भी चलो तो अजीब सी आवाज आती थी, मैं जितना शांतिपूर्वक वहां से निकल सकती थी मैं निकली। अलोंग द हॉल मैं जाए जा रही हूँ कहीं, मुझे नहीं पता कहाँ, क्योंकि वो जगह मेरे लिए नहीं है, पहला दिन है मेरा। मैं मुड़ी, एक ओपन डोर मुझे दिखा एंड वहां पे एक बड़ा सा कमरा था जिसमें 3 वाइट बेड थे। विंडोज डार्क ग्रीन कर्टन से ढकी हुई थी जिसकी वजह से रूम एकदम डिम था। लकीली वहां कोई भी नहीं था, तो मैं दरवाजे से जो सबसे दूर वाला कोना था वहां गई, क्रॉल करके बेड के नीचे जाके छुप गई कि किसी तरह बच जाऊं। अब उस हाइडिंग प्लेस से मैं देख रही हूँ, शडरिंग विथ फियर, कांप रही हूँ, डर के मारे छुप छुप के देख रही हूँ कि कोई आ तो नहीं रहा, क्योंकि जब भी मुझे पैरों के चलने की आवाज आती मुझे लगता कोई इस तरफ आ रहा है। अब अचानक मुझे हॉल में तेज आवाजें सुनाई दे रही हैं, लोग मेरा नाम पुकार रहे हैं, मेरे दोस्त जुडविन भी उनके साथ है और वो सब मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, मैं चुप हूं बिल्कुल। लेकिन धीरे 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 वो स्टेप्स की आवाज तेज होती गई, वॉइस और तेजी से मुझे सुनाई देने लगी, द साउंड केम नियरर एंड
नियरर। वो आवाज और तेज मेरे कानों में आने लगी और मुझे पता चल गया कि वो लोग बहुत जल्द मेरे पास पहुंचने वाले। विमेन एंड गर्ल्स वो मेरे रूम में घुस गई जहां मैं छुपी हुई थी। मैंने अपनी सांसें रोकी। उन्होंने अलमारियां खोल के देखी, लार्ज ट्रंक्स के पीछे देखा, किसी ने कर्टन्स हटाया जिसकी वजह से रूम में रोशनी हुई। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों वो झुके और उन्होंने अंडर द बेड देख लिया और उन्हें मैं मिल गई। उन्होंने मुझे खींच के बाहर निकाला। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, किक किया एंड चिल्लाई, उन लोगों को नोचने तक की कोशिश करी, बट नहीं। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ, यानी मेरी हर एक पॉसिबल कोशिश के बावजूद मुझे नीचे ले जाया गया एंड एक कुर्सी से बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड, मैं बहुत तेज रोई। मैं अपना सर हिला रही हूँ ऑल द वाइल, जब तक मुझे आवाज नहीं आई उन सिजर्स के कोल्ड ब्लेड्स की अगेंस्ट माई नेक। एंड मैंने सुना कि कैसे उन्होंने मेरी एक थिक ब्रेड जो छोटी मैंने कर रखी थी उन्होंने काट दी। और वो कट की आवाज, एंड देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट। आई गेव अप। मैंने तब तक कोशिश की जब तक वो सिजर की आवाज मुझे नहीं आई थी, बट जैसी वो चोटी कटी मैंने कोशिश करना छोड़ दिया, बिकॉज मुझे पता था अब कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका। Since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme indignities. जिस दिन से मैं बोर्डिंग स्कूल के लिए निकली हूँ उस दिन से मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लोग मुझे घूरते हैं, मुझे हवा में वुडन पपेट की तरह टॉस करते हैं, और अब मेरे लंबे बाल उनको भी काट दिया गया, जैसे मानो मैं एक डरपोक हूँ। और हाँ, मैं डरपोक ही साबित हुई ना उस दिन जब मैंने उन्हें अपने बालों को काटने दिया। अब मैं बहुत दुख में हूँ, बहुत पेन में हूँ। मैं माँ के लिए चिल्ला रही हूँ, आई मोर्न फॉर माई मदर, बट कोई नहीं आया मेरे पास मुझे कंफर्ट करने। नॉट अ सोल रीजन्ड क्वाइटली विद मी, कोई आके बैठा भी नहीं मेरे पास जैसे मेरी खुद की माँ आया करती थी। क्योंकि अब इन लोगों के लिए तो मैं एक भीड़ का हिस्सा हूँ, और भीड़ भी कोई ऐसी वैसी नहीं। हम लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था, और उनमें से एक जानवर उस दिन मैं बन गई। तो जितकला सा अपने इस एक्सपीरियंस के साथ हमें बताती है अबाउट द डिफिकल्टीज जो नेटिव अमेरिकन को फेस करनी पड़ती थी मेन स्ट्रीम अमेरिकन कल्चर में एसिमिलेट यानी मिलने के लिए। तो ये तो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा। इन द डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक आपके साथ शेयर करूंगी जो जितकला सा की स्टोरी को थोड़ी और डिटेल में आपको बताएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। मिलूंगी आपसे कल इस चैप्टर के नेक्स्ट और आखिरी पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।